हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, राइट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यहाँ पर हम बातें करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सो एक वर्ड है इसमें इलेक्ट्रो, मतलब ए है इलेक्ट्रॉन से। ग्रीक में आप इसे ऐसे देख सकते हो, के रहता है, इंग्लिश में सी रहता है, और प्लस स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब है कि मोशनलेस, उसमें कोई मोशन नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एम्बर। और ये एम्बर क्या है? ये प्लांट का रेजिन होता है। आप नीम के पेड़ में थोड़ा सा उसका स्टेम में जो है मान लीजिए छेदा कर दीजिए तो उससे गोंद निकलने लगता है, राइट। एक लिक्विड निकलने लगता है बहुत ही बढ़िया कलर का। यदि वो सूख जाए तो आपको कैसा लगेगा? उसका कलर जो है सो कुछ येलोइश कलर होता है, सैफरन जैसा कलर होता है, रेड और येलो के बीच में होता है। उसको कहते हैं, वो प्लांट रेजिन है, वही उसी को अंबर कहते हैं, वही अंबर है। तो ये ग्रीक में लोगों को पहले से पता था कि यदि हम जो एम्बर है उसको हम रगड़ दें कपड़े में, उलन का जो क्लॉथ है उसमें हम इसको रगड़ दें, और उसके बाद में ये एम्बर जो है वो फेदर को, जैसे कि जो हल्का हल्का चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पंछियों की जो फेदर्स हैं, उसके जो पंख हैं जो टूट जाते हैं, जैसे कबूतर के पंख टूटे हुए मिलते हैं आपको जहाँ तहाँ, उसको वो अट्रैक्ट कर रहा था, वो छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था। और ये बातें आजकल से नहीं, ये 600 बीसी से लोगों को पता था ग्रीक में, कि 600 बीसी, आज से 2500 ईयर्स अगो लोगों को पता था कि यदि हम जस्ट फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर जो जब हम इसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन आता है ना, ये एम्बर को यदि हम रब करते हैं विथ वूलन क्लॉथ, तब जो है सो ये ऐसा करने लगता है। वैसे नहीं करता, अपने आप नहीं करता है, इसको रब करने के बाद में ये इसको ये करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो एक तरह का अट्रैक्शन यहाँ पे मिला जस्ट बाय रबिंग। एम्बर को रब कर दिया और ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। यहीं से ये वर्ड इलेक्ट्रॉन आया, और बाद में इलेक्ट्रॉन जो है सो इलेक्ट्रिसिटी में के संदर्भ में हम लोग बात करने लगे, और यही इलेक्ट्रॉन जो कि हर एक एटम में हम लोग उसका नाम दे दिए इलेक्ट्रॉन। वो वर्ड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एम्बर से आया, और इसका मेन प्रॉपर्टी था अट्रैक्ट करना। तो अब हम बात करते हैं, ये जो चार्ज की हम बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं एटम में है, वो चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ है जिसको हम लोगों ने कहा कि चार्ज है, उसी की वजह से वो अट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पर अब चार्ज की बातें कर रहे हैं। कहाँ ये चार्ज जो है सो नज़र आता है, इसका मूवमेंट जो है कहाँ नज़र आता है? नेचर में देखिए, ये आपको बहुत जगह नज़र आएगा। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा जगह नज़र आएगा। यदि चार्ज की आप बात करेंगे तो आप लाइटनिंग है, लाइटनिंग जो है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ऊपर से लाइटनिंग आया जो 100,000 वोल्ट का ही करीबन रहता है, वहाँ पर चार्ज है। और चार्ज कहाँ है? चार्ज आप फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं, किसी भी बॉडी को जो है आप इस पर ले जाइए, फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगता है। वो फ्रिक्शन फोर्स जो है सो कौन देता है? वो यही चार्ज देता है। चार्ज की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इसको। देखिए, नेचर में जो फोर्सेस हैं वो चार फोर्सेस केवल हैं। यदि यहाँ पर हम इधर आपको लिख बता दें, नेचर में जो फोर्सेस अभी तक जितने भी आपको नजर आते हैं वो चार फोर्सेस हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला और मैग्नेटिज्म वाला, दोनों को कंबाइंड कंबाइंड इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होता है कंपेयर टू अदर फोर्सेस। तीसरा है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी लार्ज।
ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत स्मॉल है, ये वेरी वेरी लार्ज है। और चौथा होता है न्यूक्लियर फोर्सेस सी, वहां पर है उसको कहते हैं वीक फोर्सेस, लेकिन वो वीक फोर्स है फिर भी वो स्ट्रांग है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो है न्यूक्लियस में काम करेंगे, मतलब जो डिस्टेंस बहुत बहुत कम हो जाएगा तब काम करेंगे। लेकिन उसके बाद में जो डिस्टेंस जब ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यही सारे जो है सो यूज में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि यदि जो ब्लॉक आप लिए हुए हैं और ये जो धरती है इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं लगता। आप बोलोगे ये दोनों मिलके इसका ग्रेविटेशन, ये यहाँ का पार्टिकल और ये इसका पार्टिकल मिलकर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से पकड़ कर रखे हुए हैं, वो फोर्स बहुत कम है। तो बस एक ही चांस रह जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या है कि चार्जेस जो यहाँ पर ये दोनों चार्ज हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज रहेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से वो नहीं चलते, फ्रिक्शन आते हैं। तो फ्रिक्शन जो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होंगे। और कौन सा फोर्स हो सकते हैं? एक तरह का मछली होता है, उसको ईल मछली कहते हैं, ईल फिश। और ईल फिश तो इंडिया में भी मिलता है, लेकिन ये जो साउथ अमेरिका में एक ईल फिश मिलता है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड ये है कि वहाँ पर क्या है, ये आपको 860 वोल्ट तक का करंट जो है शॉक दे सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। ये नेचर ने उसे प्रीडेटर से बचाने के लिए दिया है। ये इलेक्ट्रिक शॉक देता है 860 वोल्ट पर। जिसे भी ये शॉक लगा, मतलब कुछ देर के लिए तो वो बिल्कुल जहाँ है वहीं हो जाएगा, जहाँ है वहीं रह जाएगा। तो इस तरह से वो तब तक मछली भाग जाएगा। इलफिश, इलफिश इंडिया में भी मिलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देता है। और आप अभी ड्राई वेदर चल रहा है, ड्राई वेदर में क्या होगा कि कभी कभी आप किसी दूसरे आदमी को छुएंगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। आप जो है सो कपड़े को छुएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक शॉक लगेगा। कोई डोर को छुएंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हमेशा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी वो लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो स्टैटिक जो चार्ज है, वही यहाँ पर स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, वो स्टैटिक जो चार्ज है वो रुका हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज क्रिएट हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज क्रिएट हुआ और वो वहाँ पर रुका हुआ है। उसको जब आप टच करते हो और आपका पैर जमीन के कांटेक्ट में है, तब आपको शॉक लगेगा। तो ये है ड्राई वेदर में जो शॉक लगता है। यदि आप चप्पल पहने रहेंगे इंसुलेटेड चप्पल तो नहीं लगेगा। ड्राई वेदर जो शॉक है वो। इंग्लैंड में क्या था, जब ये शुरू शुरू में इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पता चला, तो वहां पर लोगों ने इसको मैजिशियन लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कार्टून वगैरह जिसमें मिस्टर बीन एक स्कूल के लैब में जाता है और वहां पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। वहां पर वो क्या करता है कि एक इंसुलेटेड स्टैंड पर खड़ा हो जाता है और एक बॉल रहता है, वो चार्ज कर उसको कर दिया जाता है अपने फ्रिक्शन के थ्रू। कुछ हैंडल वैंडल चलाइए इसको, व्हील जैसा, ये चार्ज हो जाएगा और उसको हाथ से टच कीजिए तो आपके सारे बाल खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये जो मैजिशियन लोग वही करते थे। अभी तो स्कूल के लैब में ऐसे दिखाने लगे हैं, पहले मैजिशियन वो करते थे और लोग बहुत इसको एंजॉय करते थे। किसी भी ऑडियंस में से एक आदमी को बुलाया और उसको बोला कि इस पर खड़े हो जाओ और इसको टच करो। टच करने के बाद उसके सारे बाल जो है सो ऊपर खड़े हो जाते थे। तो ये था चार्ज जो है सो कहाँ हम हिस्ट्री में यूज हो रहा था हमारे टाइम में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? जब भी जो चैप्टर है वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टडी करेंगे चार्जेस का जो मूव नहीं कर रहा है। मूव यदि करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगेगा, अलग तरह का फील्ड क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने कहा यही चार्ज है, रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसलिए ये इसको एक साथ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स नहीं, एक अलग अलग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि सेम चार्ज यदि रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, यदि मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें स्टडी हम करेंगे जो स्टैटिक चार्ज है, उसका वजह से जो भी इफेक्ट आएंगे। तो क्या क्या स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और यही चैप्टर ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा है, और इसी की वजह से आपको डाइपोल बन जाएगा, उसके उसके भी बारे में, वो डाइपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल कैसा है वो स्टडी करेंगे। हम इसमें ये भी स्टडी करेंगे कि
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसा है, ये सारी चीज़ों को इसमें स्टडी किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको हमने कुछ देर पहले बताया था कि एम्बर जो है, ग्रीक में एम्बर को थोड़ा सा फ्रिक्शन कर दिया उलन के साथ में, और वो बर्ड्स के जो फेदर है उसको अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा है बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन वहीं से शुरू होता है साइंस। अब यहाँ पर जो है सो एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके ऐसे दिखा रहा है, आपके बुक से मैंने ये लिया है, एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको ग्लास रॉड ले लिया, और ग्लास रॉड को वुलन क्लोथ जो है, वूल या सिल्क से, उसके क्लोथ से जो है इसको रब कर दिया। रब करने के बाद ग्लास जो है, दोनों को रब किया गया है। अभी दोनों ग्लास को पास में लाइए, तो वो क्या करता है, वो रिपेल करता है। इसको देखिए, यहाँ हम इसको नजदीक ले जा रहे हैं, इसको उधर पुश कर रहा है, ये रिपेल हो रहा है। ठीक है। अब ये वुलन क्लोथ के साथ में भी ग्लास रड को हमने रब किया था, अब प्लास्टिक रड को रब कीजिए, और दूसरा प्लास्टिक, दो ठो प्लास्टिक रड को रब करना है, और एक प्लास्टिक को यहाँ रख देना है, ये सिल्क थ्रेड से लटका के, और एक को हम पकड़ के ले जाके, इसको हाथ से पकड़े हुए हैं, यहाँ इसके पास ले जाते हैं, ये भी रिपेल हो रहा है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये दूर जा रहा है, मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है। लेकिन यदि ये दोनों प्लास्टिक रड ना होकर एक ग्लास रड और एक प्लास्टिक रड हो, तो देखिए प्लास्टिक रड और ग्लास रड है, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है। इस प्लास्टिक रड को ग्लास रड के पास ले गया, ग्लास रड उसके नजदीक आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो फ्रिक्शन हमने यहाँ पर किया है, मटेरियल चेंज कर दिया, एक है हमारे पास ग्लास रड, एक है हमारे पास प्लास्टिक रड, और उसको हमने वूलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ग्लास रड जो है सो रिपेल करता है, या प्लास्टिक रड जो है, दोनों प्लास्टिक रड रिपेल करता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हो, यदि ग्लास और प्लास्टिक रड ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो रब करने से क्या हुआ होगा, हम जैसे हमारे पूर्वजों ने जो है सो अंदाजा लगाया होगा कि रब करने से क्या होता होगा, कोई चीज आ जाता है इस पर। तो उसने कहा इस पर कोई चीज आ गया, और वो जो चीज है आप एक दूसरे को लाइक नहीं करता है। तो देखिए वही सेम चीज यहां पर है, इसको हम कहेंगे लाइक, उस चीज को उसने चार्ज नाम दिया। ठीक है। तो लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब कि वो लाइक नहीं कर रहा है, लाइक चार्जेस मतलब कि सिमिलर चार्जेस, सिमिलर ने एक ही तरह का चार्ज जो है। तो ग्लास रड को यदि हमने वूल से रब किया, तो जो भी चार्ज आना है इस ग्लास रड पर, वही चार्ज दूसरा ग्लास रड पर आएगा। अमाउंट अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितना जोर से रगड़ रहे हो, कितना देर तक रगड़ रहे हो, लेकिन वो दोनों जो है सो सेम, मान लीजिए चार्ज आएगा इस पर, और वो दोनों को पास में लाते हैं तो रिपेल करने लगा। यहाँ पर भी देख लीजिए सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पर प्लास्टिक रड को आपकी हमने रगड़ा है वुलन क्लॉथ से, तो ये प्लास्टिक रड जो है दूसरा प्लास्टिक रड से रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों में जो भी चार्ज आया वो सिमिलर चार्ज है, लाइक चार्जेस है। और ये दोनों को अनलाइक चार्जेस यदि हम यहाँ पर देखें, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे यही कंक्लूजन निकला कि अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्ज जो है सो रिपेल करता है। इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चला। अच्छा आप ये बताइए, ये ग्लास रड ही क्यों लिया गया, प्लास्टिक रड ही क्यों लिया गया, क्यों नहीं मेटल रड ले लिया गया? मेटल रड लेते तो क्या एक्सपेरिमेंट नहीं होता? होता। लेकिन मेटल रड को डायरेक्ट हाथ से हमें नहीं छूना है। मेटल रड में भी कर सकते हैं, लेकिन मेटल रड में जो है सो हमें कोई लकड़ी वगैरह को इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट चलेगा। नहीं तो होता क्या है कि मेटल रॉड जो है इसके ऊपर जो चार्ज है, वो मेरे हाथ के थ्रू धरती में चला जाएगा। यदि हम धरती पे खड़े हैं तो धरती में चला जाएगा, तो सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लास रॉड से ही होगा, मेटल रॉड से भी होगा, बस हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन ग्लास रॉड का या प्लास्टिक रॉड जो है ये नॉन कंडक्टिंग है, मैंने एक स्पेशल तरह के मटेरियल है जिसको हम नॉन कंडक्टिंग कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। नॉन कंडक्टिंग जो है, और मेटल कंडक्टिंग है, या इसी को हम इंसुलेटर कहते हैं। इसमें जहां भी चार्ज हम रख दिए हैं वो वहीं पर रखा रहेगा, यहाँ चार्ज रख दिए वहीं रखा हुआ रहेगा, इधर नहीं आएगा। जहां तक इसको रब किया गया है क्लॉथ के साथ, वो उतना ही में चार्ज है, इधर नहीं आएगा। मेटल में आप यहाँ पर रब कीजिए और ये पूरे के पूरे सरफेस में बिखर जाएगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अभी हम आपको इसका टीजर दे दिए। तो यहाँ पर दो तरह के चार्जेस हमें नजर आए, कि एक जो ग्लास रॉड पर आता है और एक प्लास्टिक रॉड पर आता है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट यहाँ कर रहा है।
जब डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। और तो इसको हम क्या करें, इसको ऐसा करते हैं कि और भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने ये दोनों को टच करके रख दीजिए बहुत देर तक, उसके बाद भी कुछ कीजिए कुछ नहीं होता है, राइट, मैंने कि फिर भी वही रिपेल होता ही रहेगा। इसको टच करके थोड़ा देर के बाद छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर प्लास्टिक रड को ग्लास रड के साथ लाइए, तो वो अब रिपेल नहीं करे, अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए, हमने प्लास्टिक रड और ग्लास रड को रब किया है और रब करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया, हमने पाया कि ग्लास रड जो है सो दूर भाग रहा है, नज़दीक आ रहा है, राइट। लेकिन हमने टच नहीं करने दिया। उसके बाद फिर घूम फिर के आए, फिर वो एक्सपेरिमेंट किए, सेम ऐसे अट्रैक्ट करते रहा। लेकिन एक बार दूसरा बच्चा आया उधर से और उसने इसमें टच करा दिया, उसको एक्सपेरिमेंट करने गया, वो तो खींच रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा, टच हो गया, उसको छुड़ाया। ठीक है, उसके बाद अब करने गया एक्सपेरिमेंट, ये कुछ नहीं दिख रहा है, नो अट्रैक्शन दिख रहा है। क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल गए तो खत्म हो गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले तो खत्म नहीं हुए, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले तो खत्म हो गए। इसका मतलब है कि ए प्लस है, ए माइनस है, हम ऐसा कह सकते हैं। प्लस और माइनस मिलकर जैसे खत्म हो जाता है, +2 और -2 लेके वो खत्म हो गया। ठीक है, तो वैसे ही यदि इक्वल अमाउंट में चार्जेस होंगे तो खत्म हो जाएंगे, और यदि इक्वल अमाउंट में नहीं रहे तो इसमें ज़्यादा रहा तो यही वाला बच जाएगा, और एक वाला इसमें बचा हुआ रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा ही नहीं, तो अट्रैक्ट करेगा क्या, करता है अट्रैक्ट, तो कहते हैं उसको इंड्यूस्ड चार्जिंग होगा और तब अट्रैक्ट होगा, लेकिन वो बहुत कम होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि वो कितना उसमें इंड्यूस्ड हो सकता है, लेकिन यूजुअली वो बहुत कम हो जाएगा। अभी जो अट्रैक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको नजर आ रहा है उतना तो नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, बोला कि ठीक है, ये दो चार्ज तरह के चार्जेस हैं, एक लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस, मतलब कि दो तरह के चार्जेस हैं, और दोनों को आपस में मिलाने के बाद वो खत्म भी हो जाता है, तो हम क्यों ना एक को प्लस ले लें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के हैं एक को, और दूसरे को हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आया पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, तो बोला ठीक है, नंबर भी तो खत्म करता है, 2 - 2 जीरो होता है, तो मैं इसे प्लस चार्ज और इसे माइनस चार्ज मान लेता हूँ। तो हमारे पूर्वजों ने इस तरह से कंसेप्ट दिया कि ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ग्लास रॉड के बीच में और प्लास्टिक रॉड के बीच में, या रिपल्जन हो रहा है दो ग्लास या दो प्लास्टिक रॉड के बीच में, वो चार्ज की वजह से हो रहा है। और ये जो चार्ज है दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हम लाएंगे तो ये रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस हो गए। निगेटिव निगेटिव चार्ज लाएंगे तो वो भी रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से कंसेप्ट आया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। एक और बात, यदि ये दोनों को हम आपस में टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इक्वल अमाउंट में चार्ज है दोनों में, ये ग्लास रड और प्लास्टिक रड में इक्वल अमाउंट में चार्ज है और दोनों को टच कर देते हैं। हाँ, तो इसमें दोनों में यदि मान लीजिए इक्वल चार्जेस हैं और दोनों को आपस में हमने टच कर दिया, तो क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे पर कोई नहीं रिपेल कर रहे हैं, न अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल। तो एक वर्ड यहाँ पर आ गया न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि नो चार्ज, इस पर अब कोई चार्ज नहीं है। तो तीन वर्ड आ गए, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है निगेटिव चार्ज और एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो तीन स्टेट होंगे हमारे, जो मटेरियल है वो तीन स्टेट में हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, या वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या वो न्यूट्रल हो सकते हैं। एटम जो है हमारा, हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं, यूजुअली यदि हम फ्रिक्शन वगैरह ना करें, कुछ ज़्यादा ड्रामा, तो क्या होगा कि वो न्यूट्रल रहते हैं। मटेरियल्स जो है सो यूजुअली न्यूट्रल रहते हैं। वजह, वजह न्यूट्रल रहने का ये है कि उसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दें कि जो चार्जेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, वो आते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, और चार्ज आपको एटम में दो जगह पर है, एक है प्रोटॉन के पास, जिसको बाद में हम लोगों ने कहा कि ठीक है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन, जो उसका ऑर्बिट में होते हैं, उसके पास है नेगेटिव चार्ज। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है किसी भी न्यूट्रल एटम में, और इसलिए एटम न्यूट्रल है। तो वो जो मटेरियल है जिससे उस एटम से जो मटेरियल बना है, वो एलिमेंट भी या फिर मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल हमें मिलता है। ये बातें अलग है कि जब आप मेटल की बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बंध के नहीं रहा हुआ, लेकिन जो भी मटेरियल है उसमें टोटल यदि एज ए होल हम देखें तो जितने प्रोटॉन हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है,
वो एटम के साथ बंधा हुआ नहीं है, थोड़ा फ्री हो गया, इधर उधर घूम रहा है, उसको घूमने का मन किया है, ठीक है, मेटल में। लेकिन फिर भी यदि एज ए होल हम देखें तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए ये मेटल भी न्यूट्रल है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो न्यूट्रल है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि कैसे आपने कि देखिए इससे भी शुरुआत हो रहा है अभी इलेक्ट्रिसिटी स्टडी का। तो यहाँ पर ये देखा गया कि भाई कैसे हम जाने कि कोई भी चीज़ें चार्ज है या नहीं है। एक तरीका तो एक आप टच कर लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। लेकिन वो तो बड़ा क्रूड तरीका हुआ ना कि छू के उसको पता कीजिए कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। और दूसरी बात जो है कि वो सारे चार्ज आप छुएंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये पता तो चल गया कि इसमें चार्ज है, लेकिन वो चार्ज ख़त्म भी हो गया, ठीक है, वो सारे चार्ज निकल के धरती में चल गए। हम बात कर रहे हैं उस पुराने समय की, जबकि रगड़ के मेहनत करके जो है सो चार्ज को एक्यूमुलेट किया गया, जैसे इस बॉल पर यहाँ पर या इस रॉड में जो है, ये कोई भी रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पर जो है क्या किया गया, इसमें एक्यूमुलेट किया गया, आपने रब किया और हाथ से छू के पता कर लिया कि हाँ चार्ज है, और वो सब चार्ज गायब हो गए। तो वो लोग अच्छा ठीक है जैसे किया था वैसे ही फिर करूँगा, लेकिन पता नहीं, मान लीजिए वेदर ड्राई नहीं है, पानी वाला वेदर है, तब ये सारे खत्म हो जाते हैं तब, क्योंकि ये चले जाते हैं हवा में, हवा जो है कंडक्टिंग का काम करने लगता है, मॉइस्चराइजर जो है ना वो तो खत्म। तो इसलिए आपको ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक की हम बात कर रहे थे कि दरवाजा छूने से, कपड़े छूने से और दूसरे लोगों को छूने से जो करंट में लगता है, ये ड्राई वेदर में लगता है। गर्मी होना जरूरी नहीं है, गर्मी में भी ड्राईनेस नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब भी ये ड्राई वेदर रहेगा, ड्राई करने का मतलब है मॉइस्चराइजर नहीं रहेगा, तब आपको इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि ये जो क्रूड तरीका है छू के बताने का, वो तो बहुत क्रूड तरीका है। तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और कोई पसंद नहीं करता इलेक्ट्रिक शॉक का लगना, और यदि बहुत ज़्यादा रहा तो लॉस भी हो सकता है लाइफ का। तो वो अच्छा तरीका नहीं, तो इसके लिए एक तरीका निकाला है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या है कि एक बॉक्स है, बॉक्स में हमें बाहर से दिख सकता है, और इसमें जो है सो एक ये लीफ जैसा बना दिया है, एक मेटल का ही है, सब कुछ मेटल का है। और मेटल का यहाँ पर जो है इसको दो पार्ट कर दिया, ऐसे देखिए लीफ जैसा बना दिया है यहाँ पर, देखिए दो ठो लीफ है, ठीक है, और ये दोनों लीफ आपस में सटे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो लीफ है वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, हाथ से हम उसको अलग करेंगे तो अलग हो जाएंगे। ये दो ठो लीफ यहाँ पर एकदम सटा हुआ है आपस में, इसको यदि चाहेंगे हम तो ये ऐसे हो जाएंगे, अलग हो सकते हैं ऐसे। और उसने क्या किया उसके बाद, इसमें एक मेटल नॉब लगा हुआ है, और इस मेटल रॉड के साथ में है, और मेटल नॉब लगा हुआ है। अब जो भी टेस्ट करना है कि यदि इस मटेरियल में चार्ज है या नहीं है, उसको ले जाकर यहाँ पर कांटेक्ट में कर देते हैं। ये मेटल का है तो ये जो है सो चार्ज हो जाएगा अपने से, और वो चार्ज ये रड रड का मेटल रड का होने की वजह से इसमें से अंदर जाएगा, हर जगह जाएगा, और ये दोनों में भी जाएगा। और ये दोनों चूंकि अलग है, अब देखिए इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेगा। वो आप देख सकते हो कि दूर भाग गया है, यदि दूर भाग गया तो आप कह सकते हो कि हाँ ये ग्लास रड जो है चार्ज है। अच्छा, दूसरे लड़के ने लेकर आया एक ग्लास रॉड यहाँ से, अब बोला कि मेरा भी चार्ज है, थोड़ा सा देखो, उसको भी देखा, बोला हाँ चार्ज है। अब दोनों बोल रहा है हम दोनों में से किसका रॉड ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज किस में है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जिसका ये जो लिफ्ट दिख रहा है ना, जो ये एंगल जो है दोनों के बीच में जो बना है थीटा, थीटा जिसके लिए ज़्यादा होगा चार्ज भाई उसके लिए ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ। एंगल, ये कौन सा एंगल इसको बोलेंगे, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कहेंगे। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस थीटा जिसका ज्यादा होगा चार्ज उस रॉड में उतना ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। यदि रेफरेंस मिल जाए तो आप उसको एक नंबर भी दे सकते हैं, और यदि रेफरेंस नहीं मिला है तो भी आप बता सकते हैं कि ओके बॉय ए का जो रॉड में चार्ज है वो बॉय टू से डबल है, आप ऐसा बता सकते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोप होता है माइक्रोस्कोपिक चीजों को देखने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप है नाम, लेकिन इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए नहीं है। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपको हाँ बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप चाहिए आपको, और तब भी आपको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखेगा। इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट करना उतना आसान नहीं हो, क्लाउड दिखेगा। एनीवे anyway, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब इलेक्ट्रॉन को देखने वाला नहीं, जैसे माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक चीजों को देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, चार्ज है या नहीं ये है मुझे पता चलेगा केवल। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं मटेरियल का। ये जो मटेरियल है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी मटेरियल हम लेते हैं उसे दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि भाई
ये जो चार्ज हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर जो हमने चार्ज देखा वो कंडक्ट करता है, तो उसको कहते हैं कंडक्टर। सारे मेटल्स इस ग्रुप में आते हैं, सारे मेटल्स, चाहे सोडियम हो या आयरन हो या गोल्ड गोल्ड हो या सिल्वर हो या एल्युमिनियम हो कॉपर हो, सारे के सारे आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, ये सारे इसमें आते हैं। और दूसरा है कंडक्टर, ये इसको कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इसका उल्टा काम करेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है आप जब दोगे, चार्ज दोगे, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? वो जहां आपने चार्ज दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज दे दिया है थोड़ा सा, इतना दूर तक, तो उतना ही दूर तक रहेगा, आगे नहीं जाएगा। और इसमें यदि चार्ज यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया आपने, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। मान लीजिए स्फीयर है, मेटल स्फीयर है ये, थोड़ा सा चार्ज दे दीजिए, वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसमें चार्ज दे दीजिए, जहां दे दिए वहीं पर रहा है। यदि ये रॉड है और यहाँ पर आप चार्ज देंगे, चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसको जाने का रास्ता धरती में दे दीजिए, इससे करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि चार्ज जो है सो मूव कर रहा है इधर से। और इसके पास में ये धरती जो है सो सबसे बड़ा एब्जॉर्बर है चार्ज का, वो सारा चार्ज अपने में ले लेना चाहता है, तो इसको रास्ता मिल जाता है इससे, तो चार्ज लगातार मूव करने लगता है। यहाँ पर मूव नहीं करता है, बहुत तुरंत, बहुत इमीडिएटली क्या करेगा, चार्ज जो है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, और उसके बाद वैसे पड़ा हुआ रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर यदि इसको हम यहाँ पर धरती में सटा दें, जैसे कि आप जो है हाथ से टेबल पर चढ़ के इलेक्ट्रिक वायर यदि एक ठो छुएंगे, एक ठो, दोनों नहीं छूना है, एक ठो छुएंगे तो आपको शॉक नहीं मारेगा, दो छुएंगे तब शॉक मारेगा। क्यों? क्योंकि दो छूने से शॉक इसलिए मार रहा है कि एक तरफ से करंट आया और आपके हाथ से होकर निकला, और दूसरा वायर से करंट जाकर धरती में गया है। दूसरा जो वायर है वो धरती में कहीं ना कहीं जाकर गया है, जहां से आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा है वहां पर भी धरती में गया है। तो एक काम कीजिए, इसमें से जो लाइव वायर है उसको टच कीजिए और आप धरती को छूइए, करंट आपके धरती से होकर निकल कर जाएगा। और जब ऐसा होता है कि करंट आपके शरीर से निकलकर धरती में जब जाता है, तो चार्ज मूव करता है बॉडी से होकर, तो बॉडी के सेल से होकर मूव करता है, उसको डैमेज करते हुए मूव करता है, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो ये है कंडक्टर, ये है इंसुलेटर। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, कहते हैं कि यहाँ पर देखिए नहीं जा रहा है ना, इसको यदि हम बोले कि भाई इसको ट्रांसमिट होने दो, तो ये कंडक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और रेजिस्टेंस देगा, लेकिन बहुत कम रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस है। और इसका हाई रेजिस्टेंस है, ये करंट को कंडक्ट नहीं करने देता है, चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ये दोनों के बीच में एक मटेरियल होता है, हाँ, और उसको कहते हैं, ये दोनों के बीच में जो मटेरियल है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ऑफ कोर्स बीच में है, तो ये कहने का ये मतलब है कि इसका जो कंडक्टिविटी है ये दोनों के बीच में होगा। या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हम कहते हैं रेजिस्टेंस करने का जो कैपेसिटी है, हाँ, और कंडक्टिविटी कंडक्ट करने का जो कैपेसिटी है। तो ये दोनों ही अलग एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गया ना। कंडक्टिविटी जो है वो हो गया रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी का, जितना ज़्यादा रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी उतना कम, और वाइस वर्सा। तो सेमीकंडक्टर जो है इसका रेजिस्टेंस जो है सो कैसा होगा, न ज़्यादा होगा न कम होगा, ये दोनों के बीच में होगा, इंटरमीडिएट होगा। और ये इसने हमारी दुनिया को बदल दिया है लास्ट 50-75 ईयर्स में। इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, क्या कहे नाम है, आर रेजिस्टेंस। इस सेमीकंडक्टर के पहले जो रेडियो होते थे, रेडियो तो सेमीकंडक्टर के पहले ही बन गया, टेलीविजन बन गया। आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन वो टेलीविजन बहुत बड़ा होता था, उसमें एक सीआरटी होता था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हाँ, और जो ट्रांजिस्टर्स अभी आपके कंप्यूटर के चिप्स में लगे रहते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर्स आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, वो ट्रांजिस्टर जो है सो होते थे वाल्व ट्रांजिस्टर। उसमें डायोड वाल्व आता था, क्या बोलते हैं उसको, वाल्व डायोड होता था, वाल्व ट्रांजिस्टर होता था। वो बड़ा बड़ा होता था ट्रांजिस्टर, उसका साइज बड़ा होता था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट होता था। दो ठो इलेक्ट्रोड होते थे तो डायोड था, तीन ठो रहते थे तो ट्रायोड था, और वो सारा साइज बड़ा बड़ा होता था। और इसकी वजह से जो भी इक्विपमेंट्स हैं बड़े बड़े होते थे। लेकिन सेमीकंडक्टर बनने के बाद में वो सब इतने छोटे हो गए कि अब मोबाइल फ़ोन जो है सो भी कंप्यूटर की तरह पावरफुल हो गया। एनीवे, तो ये तीन तरह के मटेरियल हैं। यदि और मटेरियल की बात करें तो इसका और इससे भी लो रेजिस्टेंस होता है किसी चीज़ का, जिसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर का प्रॉब्लम ये है
कि हम रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर नहीं मिला है अभी तक। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो ये बड़े काम का चीज होगा। हम्म, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमें जो भी मिला है वो लो टेम्परेचर तक मिला। मेरे ख्याल से अभी भी ये 200 केल्विन तक आपको मिल सकता है। कुछ मटेरियल जो है तो 200 केल्विन तक, और ये लेटेस्ट है, 200 केल्विन तक ही आपको ये सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर मिलेगा। रूम टेम्परेचर जो कि 300 केल्विन है वहाँ पर नहीं मिलता है। तो 200 केल्विन मतलब कि कुछ कितना सर, -70-80 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम है शायद अभी तक। तो यूज के लिए क्यों ये रह जाता है, एकेडमिक यूज के लिए जहाँ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बहुत सारा। लेकिन डे टू डे जो लाइफ हमारा है, ट्रेन चलाना और घर में और चीज़ों को जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो चलाना, वो सभी दिक्कत है। इतना लो टेम्परेचर करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना। अब बातें करते हैं कुछ इस चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये चार्ज के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब ऐड कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 4 ठो मैंगोज है मान लीजिए, और 2 ठो मैंगो को ऐड कर दीजिए, आपका हो गया 6 मैंगो। 3, 4, 6 मैंगो हो गए। ठीक है, लेकिन ये तो मैंगोज हैं। नंबर में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए लोन है। ठीक है, आपने लोन लिया है 2,000 रुपया, 1,000 रुपया यहाँ, 1,000 रुपया यहाँ। फिर आपने लोन ले लिया 3,000, सब मिला के आपका लोन हो गया 6,000। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1,000 और 2,000 लोन ले लिया है, ठीक है, और आपने एंटी लोन भी लिया है। एंटी लोन मतलब कि आपने लोन चुका दिया है 2,000, -2 के। एक के आपका यहाँ प्लस का मतलब है अंदर आ रहा है, और 2 के मतलब आपने खर्च कर दिया। ये 2 के लिया और 2 के में आपने खर्च कर दिया। आपके पास कितना बचा है, 0 के। तो ये नंबर की तरह है, 2 प्लस -2 0, या फिर 2 + 2 2 + 3 5। यहाँ पे एक और करना पड़ेगा, 1 के तभी 6 के होगा। मल्टीप्लाई नहीं करना ना, ऐड करना है। तो यहाँ इस तरह से आपने देखा नंबर को ऐड कर सकते हैं, मैंगोज को ऐड कर सकते हैं, लोन को ऐड कर सकते हैं। और लोन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि लोन को प्लस माइनस सम कर सकते हैं। अब मैंगो को प्लस माइनस कैसे करें इसको, ऐसे कर सकते थे कि 4 मैंगो आया, 2 मैंने खा लिया। जो खा लिया तो अब मेरे बचा मेरे पास 2 मैंगो। तो जो खा लिया ने इनपुट और आउटपुट। तो इस तरह से चार्ज में भी होते हैं। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, भी मान लीजिए कोई चार्ज है Q, ठीक है, और Q1, और किसी ने कहीं और से लाके चार्ज इसको दे दिया है Q2, किसी और ने लाके चार्ज दे दिया है Q3, किसी और ने चार्ज लाके दे दिया है Q4। तो जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज सब लाके दे रहा है, किसी कोई घर से इसको बाहर भी ले जा रहा है। उसने क्या किया, ये चार्ज को Q5 चार्ज को बाहर ले गया, माइनस है मतलब बाहर हो गया। 6 है, Q6 ये भी माइनस है मतलब ये भी खर्चा कर दिया, बाहर ले गया। तो उसे भी हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे, Q5 - Q6। तो चार्ज जो है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं दो नंबर, प्लस और माइनस। हमारे पास दो तरह का चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर हम माइनस साइन देते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्लस साइन देते हैं। यहाँ पर यही कर सकते थे, इस चार्ज को ले जाना इक्विवेलेंट है निगेटिव चार्ज को ले आना। तो ये है चार्ज का एडिटिविटी। ठीक है, तो ये जो चार्ज की एडिटिविटी है, इसी के वजह से कोई चीज कोई चीज चार्ज क्यों होता है, उसमें चार्ज आ रहा है कहीं से, हमने उसको फ्रिक्शन किया। ये तो मेटल रॉड, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने रब किया है विथ सिल्क क्लोथ। तो क्या हुआ, इस पर जो है सो कुछ चार्ज आ गया। ठीक है, इस पर और कहीं से दूसरा ग्लास ग्लास में चार्ज लाए और इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर तो चार्ज आ गया, इधर दे सकते हैं उसको, या फिर ग्लास में देना मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, ये मेटल ले लेते हैं और इसमें सब कोई चार्ज ला ला के दे देगा। मेटल में तो आ जाएगा ना, तो इसको जैसे ही टच करेंगे ये सारा का सारा चार्ज ले लेगा।
जो जो जितना टच होगा उतना सारा का चार्ज ये ले लेगा, दूसरा का चार्ज वो भी ले लेगा, माइनस ला के दीजिए वो कम हो जाएगा। तो ये एडिटिव रूल फॉलो करता है, जो भी चार्ज है वो उसको हम ऐड करते जा सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी इसका है वो ये है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज जो हो रहा है फ्रिक्शन करने पर, यदि हम इस ग्लास रॉड को, ये जो कपड़ा है, ऊल का कपड़ा है, उससे हम फ्रिक्शन किए तो ये प्लस चार्ज हो गया है, राइट। तो ये माइनस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब कोई चीज उठ के यहाँ से आ गया है इसके पास, तो जो चीज यहाँ इसके पास आ गया है वो उसके पास कम पड़ गया है। इनफैक्ट सच तो ये है कि जो प्लस चार्ज होता है उसमें कुछ उठ के नहीं आता है, बल्कि इसी से उल्टा उठ के इसमें चला जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से चला जाता है, तो यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम निगेटिव लेते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया है। तो सही ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है उसमें से इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ जाके जमा हो गया है, माइनस है इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ये इस पर आ गया है। अब जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकल के गया वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यदि दोनों का चार्ज हम देखें, इस यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू आ गया है तो इस पर चार्ज होगा माइनस क्यू। और एज ए टोटल सिस्टम, होल सिस्टम, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, माने जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आइसोलेटेड है एकदम, ये दोनों आपस में ही जो कुछ है जो है। तो अब इस सिस्टम को आप देखेंगे तो जितना चार्ज इसने, इस प्लस क्यू चार्ज आया रब करने के बाद, इसके पास माइनस चीज क्यू चार्ज आया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू नेट जीरो, राइट। प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, ये है रब करने के बाद वाला। हाँ, और रब करने के पहले, आफ्टर रबिंग, ये है आफ्टर रबिंग, जब दोनों ही इंडिविजुअली चार्ज हुआ है। बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग जब है तो हमने रब अभी किया ही नहीं है, तो ग्लास रॉड पर चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं चार्ज है। कितना चार्ज है ग्लास रॉड पर, जीरो। और इस पर कितना चार्ज है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, अभी रब नहीं किया है हमने, ये रब नहीं किया है ये रॉड पर, तो इस पर चार्ज जीरो है, और इस पर भी चार्ज जीरो है, तो नेट चार्ज जीरो है। तो रब करने के पहले भी नेट चार्ज जीरो है, और रब करने के बाद भी नेट चार्ज जीरो है। और नेट चार्ज करने का मतलब है एक होल आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही सिस्टम, दोनों ही ग्लास रॉड और ऊल का जो कपड़ा है, ये दोनों ही को इंक्लूड किया गया है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो नेट चार्ज जीरो रहता है, जो शुरू में है उतना ही बाद में रहेगा, ठीक है। तो ये एक इसका प्रॉपर्टी है, इसका मतलब चार्ज कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है कहने का मतलब है कि आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो कि भाई यदि हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो रब करने के बाद चार्ज कैसे आ गया, वहां तो क्रिएट हमने कर दिया। आपने क्रिएट यहाँ कर दिया है, लेकिन वहां पर लूज भी हुआ है उतना, जितना यहाँ पर प्लस चार्ज आया है उतना वहां माइनस चार्ज आया है उस कपड़े पर, और दोनों को मिलाने के बाद में आपका नेट चार्ज अब भी जीरो है। आपने ये दोनों को, शुरू में जो दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, और क्रिएट करके दिखाइए, नेट चार्ज क्रिएट करके दिखाइए, तो आप नेट चार्ज क्रिएट करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कंजर्व क्वांटिटी है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो है सो क्वांटाइज्ड होता है। क्या इसका मतलब है क्वांटाइज्ड का मतलब, ने क्वांटम आता है, क्वांटम मतलब पैकेट, चार्ज जो है सो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ पैकेट में आता है। जिस तरह से आप सामान मान लीजिए खरीदने जाते हैं, ठीक है, और सामान में आप साबुन खरीदते हैं, मान लीजिए किलो वाला साबुन नहीं, पैकेट पीस वाला साबुन, तो आप उससे कह सकते हो कि भाई मुझे 4 साबुन दीजिए, या 10 साबुन दीजिए, या 20 साबुन दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसे कहिए 4.5 साबुन दीजिए, 4.5 ठो साबुन आप मांगिएगा तो दुकान बोलेगा नहीं मिलेगा, हम माथा तोड़ के देंगे क्या, ठीक, वो नहीं भी देगा आपको, ठीक है। आपको 4 साबुन मिलेगा, ये बोलेगा नहीं, इतना नहीं मिलने वाला है आपको, 4 साबुन लीजिए या 5 साबुन लीजिए, मैं दे दूंगा, 5 सोप लीजिए तो भी दे दूंगा। तो यहाँ पर जो साबुन है
उसका क्वांटा है 1 का। सोप जो है सो एक क्वांटा में आ रहा है, 1 यूनिट में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको साबुन 4 मिले, 5 मिले, 4.5 नहीं मिले, 1 का मल्टीपल जितना है वो सब मिलेगा। चार्ज भी ऐसा ही है, आप जितना भी चार्ज चाहो उतना मांग लेंगे, उतना आप जुगाड़ कर लेंगे। रब करने के बाद जो हो रहा है, मान लीजिए हम केवल एक पर अपने आप को फोकस रखते हैं, केवल इस ग्लास रॉड पर, ठीक है, और यहाँ पर इसको रब करते हैं, ग्लास पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको मान लीजिए हमें मेजर करने का, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको मेजर करते हैं। तो मेजर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा मेरे पास चार्ज आ रहा है, क्या सारे पॉसिबल चार्ज आ रहे हैं? जितना भी चार्ज आप चाहो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये चार्ज आता कहाँ से है? चार्ज का ओरिजिन है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, राइट। और मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसको हम ई कहते हैं। तो आपने इतना रब किया, आपने बहुत थोड़ा रब किया, एकदम बहुत बहुत थोड़ा देर के लिए रब किया, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा रब किया कि बस एक ही इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर, ग्लास से निकलकर इस जो क्लोथ है वूल का, उसमें चला गया। तो इसके पास जो चार्ज आया वो कितना आया? प्लस वाला जो ग्लास रॉड के पास जो चार्ज आया वो कितना आया? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर प्लस आया। यहाँ प्लस लिखा हुआ साइन, और ये मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उतना भी मैग्नीट्यूड का जो से चार्ज मिला। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और किया, आपकी एक और चार्ज आ गया इसमें, तो अब मिला आपको 2e। आपके दोस्त ने थोड़ा सा जो है केयरफुल नहीं है, उतना केयरलेस है, तो उसने जो है ज़्यादा जोर से आके रब कर दिया, और तब आ गया मान लीजिए 32576 8 कुछ ऐसे, इतना चार्ज आ गया। कोई नंबर है, ई का मल्टीपल है, राइट। आपका एक दूसरा दोस्त आया, बोला एक काम करो, मुझे जो है सो, हाँ, 53.5 चार्ज चाहिए, 53.5 ई चाहिए चार्ज। आप दे सकते हो? चार्ज जो जहाँ से आ रहा है, जिस पैकेट से आ रहा है, उस पैकेट का वैल्यू है ई। आपको इतना मांगेगा तो आप नहीं दे सकते। तो इसका मतलब चार्ज जो है सो क्वांटाइज्ड है। इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है कि चार्ज जहाँ से आता है, जिसके वजह से प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स चार्ज प्रोटॉन में भी है, राइट, लेकिन वो प्रोटॉन वाला चार्ज तो आता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। मान लीजिए आप दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने इसको प्लस आया था चार्ज ना, इसके साथ में रब करने पर, किसी दूसरे मटेरियल के साथ जब आप रब करेंगे तो इस पर माइनस बन सकता है। तो आपने ऊल के साथ भी इसको रब किया, और कोई दूसरा मटेरियल जिसके साथ में रब करने पर ये माइनस बने, वो मटेरियल जो है सो प्लस होने लगे। तो आप जो चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना कर रहे हो? एक के वजह से मान लीजिए N1 इलेक्ट्रॉन आपका पास आपसे दूर आग चला गया, मैंने आपके पास पॉजिटिव चार्ज बन गया, N1 इलेक्ट्रॉन भाग गया, इतना लॉस्ट हुआ। ठीक है, प्लस दूसरा जो है N2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो आपका चार्ज जो है सो नेगेटिव हो गया ना, आपके पास चार्ज बढ़ गया, ये गेन हुआ है। यहाँ पर जो गेन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके ही तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और गेन करेंगे तो निगेटिव चार्ज बनेगा, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो N1 माइनस N2 टाइम्स ई आता है। N1 क्या है? N1 एक इंटेजर है, इंटेजर है। N2 क्या है? ये भी एक इंटेजर है। तो N1 माइनस N2 ये क्या हो जाएगा? ये भी एक इंटेजर हो जाएगा। M को हम लिख रहे हैं N1 माइनस N2, जो कि एक इंटेजर है। तो इंटीग्रल नंबर ऑफ ई में मिलेगा आपको चार्ज, जो बात हम पहले से बता रहे थे, इंटीग्रल नंबर ऑफ ई। ई का वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू होता है 1.6 टाइम्स 10 की पावर माइनस 19, इसका यूनिट है। हाँ, वो कुलाम में कहते हैं, बाद में भी बताएंगे कुलाम क्यों। तो ये आपको चार्ज मिलेंगे, जो भी चार्ज मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है 1.6 टाइम 10 माइनस 19 यूनिट, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेंगे, उसका 1 टाइम्स, उसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मिलेंगे। आपको 2.5 टाइम्स या 2.8 टाइम्स नहीं मिलेंगे, इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से रिपेल करते हैं? चार्ज को बढ़ाने से वो फोर्स बढ़ेगा, घटेगा, या वो और किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये जो फोर्सेस हैं, रिपेल फोर्सेस या एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं,
इसका एक्सपेरिमेंट कूलॉम ने किया। यह एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, वैसे तो इंजीनियर था, मिलिट्री इंजीनियर, और वो काम कुछ अमेरिका या साइड में करता था, फ्रांस का था। आपको पता है ना, बहुत सारे फ्रेंच जो है सो कनाडा में है, क्योंकि वहाँ पर उसका टेरिटरी था कनाडा में। आधा कनाडा कनाडा जो है सो फ्रेंच बोलता है, आधा इंग्लिश बोलता है। तो उसने रिटायरमेंट ले लिया आर्मी से और आके अपना घर में जो है एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो उसने सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहता था कि ये चार्ज हमारा है, उसको पता था कि इस तरह से ग्लास रॉड जो है सो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो उस फोर्सेस को मेजर करना चाहता था। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसको हम ना कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, क्योंकि ये रुका हुआ चार्ज है, चार्ज में मूवमेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसको मेजर करना चाह रहा था। तो मेजर कैसे करें? दो चार्ज रख देंगे, इसको मेजर करना है तो एक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे मेजर कर सके। तो इसने जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है टॉर्सिनल बैलेंस। ये टॉर्सिनल बैलेंस है। ये टॉर्सिनल क्या होता है? आपके पास एक नोट है, आपने देखा होगा, नोट में बोल रहा हूँ, गांठ जो होता है ना, वो रस्सी मान लीजिए आपके पास है। ठीक है, और रस्सी जो है आप उसे थोड़ा सा मरोड़ दीजिए, और मरोड़ने के बाद छोड़िए, वो क्या होता है, अपना पुराना सिचुएशन में वापस आ जाता है। और इस मरोड़न की वजह से, उस टॉर्सनल की वजह से आप देखिए उसमें किस तरह के नोट बनते हैं, इतना फंस जाते हैं, हाँ, कि बहुत दिक्कत करता है, राइट। तो इसने उसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक बैलेंस बनाया, तराजू जैसा बनाया। हाँ, उसको टॉर्सनल बैलेंस कहते हैं। क्या उसमें होता होगा? कुछ नहीं, रहना क्या है, एक रस्सी ले लिया जिसमें कि अच्छा खासा वो टॉर्सनल हो, मतलब प्रॉपर्टी में मोड़ने वाला जो है ना। रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। आपने एक कहावत सुनी है ना, ये बिल्कुल वही बल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रस्सी जैसा है, और इसमें जो है सो थोड़ा सा वो इसको घुमाया हुआ है ऐसे ना, जो रस्सी को हम उसको बनाते समय उस तरह से बनाते हैं ना। रस्सी कैसे बनाते हैं? वो जो स्पिन करके, वो जो थ्रेड है उसी से बनाते हैं ना, वो जो सूता है उसको बहुत फाइन थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड को कई थ्रेड को आपस में लपेट कर जो रस्सी बनाते हैं, तो ये रस्सी है उस तरह का। और इसमें अपना उसका प्रॉपर्टी है कि आप यदि इसे थोड़ा सा खींच नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन इसको घुमा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई चीज़ें हैं, आगे एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है, इसको आप उधर ले जाइएगा और छोड़ दीजिए, ये वापस आएगा। यही इसका टॉर्शनल फोर्स है। तो उसने इस टॉर्शनल फोर्स का जो है प्रॉपर्टी यूज करके इसका फोर्स मेजर करने लगा। आपको मैं बता दूं, ये इतना सेंसिटिव है, यह जो बैलेंस है इतना सेंसिटिव है कि बाद में इसी बैलेंस को यूज करके कैवेंडिस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैपिटल जी का वैल्यू निकाला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकाला। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ा ही है क्लास 11 में। ये होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं, बिल्कुल अभी जो फोर्स लगेगा वो अभी ऐसा ही होगा। हाँ, उसके उसको मेजर करने के लिए। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि चार तरह के फोर्सेस होते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और न्यूक्लियर वीक फोर्सेस। इस चारों में सबसे जो वीक है, बहुत ही वीक जो फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इतना वीक फोर्स को मेजर कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सेंसिटिव ये बैलेंस होगा। तो इस बैलेंस को जब कूलम ने बनाया और बाद में कैवेंडिस ने इसको यूज करके जी का वैल्यू निकाला, तो जी का वैल्यू निकालने के लिए उसे फोर्स निकालना पड़ेगा ना। ये फोर्स कैसे निकालता है? इसी टॉर्शनल जो बैलेंस है इसको यूज करके उसने निकाला। तो एनीवे उसने पहले ये टॉर्शनल बैलेंस बनाया। और बैलेंस में क्या होता है, जैसे एक तरह से यहाँ पर कोई चीज है, रॉड मेटल बॉल जैसा यहाँ पर है, और इसमें एक मिरर लगा रहता है। ठीक है, और उसके बाद में यदि आप इसे थोड़ा सा रोटेट कीजिएगा, मान लीजिए ये जो है आपने थीटा से रोटेट किया, तो ये मिरर का जो इमेज है, इस पर जो लाइट आप वही दे रहे हैं, तो इमेज जो है इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट होगा। आपने इसे पढ़ा होगा लाइट में, और नहीं पढ़ा होगा तो बताएंगे इसको, कि प्लेन मिरर जो है उस पर जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, यदि इस मिरर को हम थीटा से रोटेट कर देते हैं, तो ये जो एंगल है, रिफ्लेक्शन का जो एंगल है, वो 2 थीटा हो जाता है। तो ये इसके साथ फिक्स्ड है। यदि ये थीटा से जाएगा तो ये चला जाएगा 2 थीटा से। यहाँ से
यहाँ पर स्क्रीन रख के हम ये वाला 2 थीटा पता कर लेगा। ठीक है, तो उस ये 2 थीटा जब पता चल जाएगा तो यहाँ पर इसको पता चल जाएगा कि कितना ये रोटेट किया है। तो यहाँ से वो रोटेशन जो है एंगल पता करता है। और यह फोर्स जो है, ये जो फोर्स लगता है ना टॉर्सनल फोर्स, वो टॉर्सनल फोर्स जो है सो प्रोपोर्शनल होता है थीटा का। जितना ज़्यादा थीटा लगाओगे ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा, जितना कम लगाओगे उतना कम होगा। ऑफ कोर्स ये कहीं ब्रेक करता होगा बहुत देर के बाद में, मैंने बहुत थीटा बहुत जब बहुत ज़्यादा हो जाता होगा तो ब्रेक करता होगा, लेकिन ये सारे फोर्सेस इतने छोटे हैं कि एंगल बहुत ज़्यादा होगा ही नहीं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जी के बारे में बात करें तो बहुत छोटा है। तो एनीवे इसी फोर्स इसी बैलेंस को यूज करके उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसका काम था कि मेजर करना है मुझे, यहाँ पर उसने चार्ज को Q1 लेना है, Q2 लेना है, राइट। अब Q1 चार्ज लेना है, वो चार्ज कैसे Q1 ले, उसे चार्ज जो है सो तो पता है, लेकिन कितना बड़ा चार्ज है, कितना बड़ा चार्ज है, हम यहाँ जस्ट इसको रब कर रहे हैं। एक ही चीज़ जानते हैं कि हम ग्लास रड को या मेटल रड को जो भी है हम रब कर लेंगे। हाँ, और रब करने के बाद में उसमें चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आया, ज़्यादा आया, कम आया, कितना यूनिट आया, कुछ पता ही नहीं। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो उसको कुछ पता नहीं, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं, हम ये हमारे पास एक मेटल बॉल है, चार्ज कहीं से करके लाते हैं, जैसे ग्लास रड वगैरह वगैरह जो भी चार्ज कर दिया, इसी को हम रब कर दिए तो इस पर चार्ज आ गया। ठीक है, कितना आया हमें कुछ नहीं पता, हम उसको क्यू बोलते हैं। कितना चार्ज आया हमें नहीं पता, लेकिन जो भी चार्ज आया हम मान लेते हैं क्यू है। और उसने इस तरह का बहुत सारे बॉल बना कर रखे थे, आइडेंटिकल बॉल, वो तो कर सकता था सेम मटेरियल का, सेम रेडियस का बॉल, आइडेंटिकल बॉल हो गया। ठीक है, पता है एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं बनता होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो बनता होगा ना। तो जो डेटा आएगा यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो पूरा अच्छा से नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन या कोई भी फिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। ये एक्सपेरिमेंटल एरर है वो, तो इसी में वो भी एक्सपेरिमेंटल एरर में चला जाएगा। लेकिन जो नेचर है वो तो हम देख सकेंगे ना। डेटा हमारा जो नॉइज इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे सारे जो यहाँ पर मैंने कहा कि मेटल बॉल बनाए हैं वो सारे तो सेम रेडियस का नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है बनाना। एनीवे तो यहाँ पर क्यू चार्ज इसने ले लिया, इसके पास बहुत सारे हैं, इसको कॉन्टेक्ट में ले आया। कॉन्टेक्ट में लाने पर क्या होगा, चूंकि दोनों आइडेंटिकल है तो जो भी चार्ज है वो आपस में इक्वली शेयर कर लेंगे। जैसे दो बड़ा आदमी खाना खा रहा हो और खाना जो भी है इक्वली शेयर कर लेते हैं, वो बात अलग है कि कोई ज़्यादा खा सकता है कोई कम खा सकता है, लेकिन मोटा मोटी आप यदि इसी को आप कंपेयर कीजिए, एक 5 साल का बच्चा है और एक 30 साल का आदमी है, ठीक है, और खाना को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जितना 30 साल आदमी को खाना आप दोगे उतना तो 5 साल के बच्चे को नहीं दोगे। ठीक है, वहाँ तो एकदम इक्वली नहीं डिवाइड करोगे, क्योंकि छोटा बच्चा खाना बर्बाद करेगा और बड़ा आदमी भूखा रह जाएगा। तब वहाँ पर उसको साइज के हिसाब से खाना को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यदि वो दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने बोला था दोनों आदमी यदि 30 साल का ही है, तो क्या है कि दोनों को ऑलमोस्ट सेम सेम खाना मिलेगा, ताकि दोनों का पेट भर जाए। तो यहाँ पर भी वही हाल है, जो चार्ज यहाँ पर है यदि आइडेंटिकल मैंने ले लिया है तो इक्वल चार्ज दोनों पर आ जाएंगे। और इसको जब हटा देंगे यहाँ से, कांटेक्ट हटा देंगे, तब दोनों पर चार्ज कितना रह जाएगा, जो चार्ज था शुरू में उसका आधा, Q/2 इसके पास, Q/2 इसके पास। एक दूसरा के पास लाके इसको यदि हमने कांटेक्ट में कर दिया, तो यही Q चार्ज जो है सो ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Q/4 इसके पास आ जाएगा, थर्ड वाला बॉल के पास, और इसके पास भी Q/4 आ जाएगा। जब तक Q/4 नहीं आएगा चार्ज जो है सो मूव करता रहेगा। और एक बार स्टेडी स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, आप इसको हटा दो कॉन्टेक्ट में। तो इस तरह से आप जो भी चार्ज है, कितना चार्ज है हमें नहीं पता, क्यू जो है सो बिल्कुल अननोन है, एक कुलम कर रहा है एक्सपेरिमेंट, मैं नहीं कर रहा। हाँ, कुलम एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि क्यू जो है सो अननोन है, तो क्यू से वो Q/2, Q/4, Q/8 ये तो बहुत आसानी से कर सकता है। वो चाहे तो ये दोनों को ऐड करके, एक तो Q/2 और एक को Q/4 करके 3Q/4 भी ला सकता है, राइट। तो ऐसे वो बहुत सारे उसके पास पेयर कर लिए, उतना कौन करने जाता है, Q है, Q/2 है, Q/4 है, Q/8 है, ऐसे यही सबसे एक्सपेरिमेंट कर लेगा वो। तो उसको इस तरह से बहुत सारे ये मिल गए, क्या मिल गए, चार्जेस मिल गए, क्यू मिले, Q/2 मिले, इस तरह से। तो उन्होंने गेस किया कि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, वो उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और इसके चार्जेस Q1 और Q2 पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे जस्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हैं। उसने देखा दूर में रखता हूँ तो फोर्स हमें कम लगता है, तो अच्छा इसका मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। उसने देखा यदि चार्ज में बढ़ा देता हूँ तो भी हमें ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, तो
ये Q1 पर डिपेंड कर रहा है। इसका चार्ज बढ़ा देता हूँ Q2 का, तब भी हमें ज़्यादा फोर्स लगता है, माने Q2 पर भी डिपेंड करता है। लेकिन किस तरीके से कैसे डिपेंड करता है वो तो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। हाँ, क्या Q1 प्लस Q2 के फॉर्म में डिपेंड करता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर के टर्म में डिपेंड करता है, या ये जो है सो आर कम करने पर ज़्यादा करता है, तो ये 1/r टू द पावर समथिंग है। तो ये जस्ट 1/r है, 1/r स्क्वायर है, 1/r क्यूब है, क्या है ये खुद पता नहीं, ये नेचर में है। हाँ, हम लोग जस्ट उसको पता करने का कोशिश कर रहे हैं, तो कूलम भी वही पता करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट उसने शुरू किया। तो मैंने बताया आपको कि उसने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया वो टॉर्सनल बैलेंस से शुरू किया। पहले टॉर्सनल बैलेंस बनाया, वो बहुत काम का चीज़ है, जो बाद में जी का वैल्यू निकाला गया इससे। और अब यहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहले उसने क्या किया, पहले उसने फिक्स कर दिया डिस्टेंस। उसने देखा कि दो ही चीज़ों पर डिपेंड, तीन चीज़ों पर ही डिपेंड कर रहा है, राइट, Q1 Q2 और आर पर। तो तीन चीज़ों में से एक फिक्स कर दिया आर, एक तो Q2 भी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो क्या कूलम वैरी कर रहा है, केवल Q1, ये इस पर जो चार्ज है वो केवल वैरी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज है इस पर Q दे दिया, जो भी है Q दे दिया। और यहाँ पर एक दूसरा जो है एक फिक्स डिस्टेंस पर इस पर ले जाकर वो रख रहा है, ये दूसरा चार्ज रखेगा Q। ये Q1 जो है सो Q हो गया, और Q2 जो है सो अपना वो लेगा, कुछ भी इसी में से चूज करेगा। और ये R है, फिक्स्ड कर दिया है। ये देखिए एक्सपेरिमेंट इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो है वो ले जाकर रख देता है। ये जो है मूव करेगा थोड़ा सा इससे, ठीक है, और मूव करने के बाद भी डिस्टेंस वही रहना चाहिए, उसने मेक श्योर किया। ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, मैंने आपको पूरा बैठ कर देखना पड़ेगा कि कितना मूव कर रहा है। यदि ये हमारा 1 मीटर है और ये मूव 1 सेंटीमीटर कर गया तो ठीक है, हमारा डिस्टेंस 1 मीटर ही है। नहीं तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर लीजिए। तो अब उसके बाद उसने टेबल बनाना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट कर रहा है यहाँ पर। आर फिक्स्ड है, Q1 जो है सो फिक्स्ड है, ठीक है। ये रहा Q1, ये रहा Q2। Q1 हर जगह फिक्स्ड है, मान लेते हैं Q है ऐसे। अब Q2 का पहले Q लिया, फिर Q/2 ले सकता है। इसको और बड़ा कर लेते हैं, लास्ट में Q/4 ले सकता है, Q/8 ले सकता है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स उसका आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारे करने के बाद में वो क्या मेजर कर रहा है, फोर्स। अब फोर्स क्या मेजर करेगा, वो सिंपली जानता है कि फोर्स जो है सो प्रोपोर्शनल है थीटा का, तो थीटा ही मेजर कर लेते हैं। ये जो थीटा है, इसको कितने कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर लाइट दे रहा है, मिरर जो है जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, इमेज जो बन रहा है रिफ्लेक्टेड इमेज, वो दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा। तो वो थीटा वो मेजर करता जा रहा है। इसके लिए कितना आया, इसके लिए आया थीटा 1, इसका आया थीटा 2, इसके लिए आया थीटा 3। यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये बोला हो गया। ये थीटा 4, ऐसे करके वो बहुत सारे डेटा पॉइंट बनाए। उसके बाद में इसको प्लॉट किया, प्लॉट किया। इधर जो है सो थीटा है, यही हमारा एफ है, एफ जो है सो इक्वल टू थीटा है। उसने क्या देखा कि ये क्यू के जो है सो जैसे जैसे क्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है, एकदम इस तरह का उसको मिला डेटा। अब देखिए एकदम लाइन पर नहीं मिलेगा, कुछ इधर मिलेगा, कुछ इधर मिलेगा, कुछ इधर मिलेगा, कुछ इधर मिलेगा, लेकिन उसके बाद देखा स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसका मतलब है कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 के, Q2 के, राइट, Q2। सेम एक्सपेरिमेंट किया, आपकी Q1 फिक्स कर दिया, Q2 चेंज कर रहा है। अब Q1 Q2 क्या है आप देख लीजिए। Q1 चार्ज वो है जो जो बैलेंस है, टॉर्सनल बैलेंस है, उसके उसके क्या कहते हैं उसके बॉल के पास है। और Q2 वो है जो ये पास में ले जा रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको चेंज कर रहा है। उसके बाद भी प्लॉट बनाया, ये Q1 है, एग्जैक्टली सेम आया। एक्चुअली आप कहो तो इस पर बैठ जाएगा, ऐसा आया, सेम आया एग्जैक्टली। ये Q2 है, ये थीटा है, थीटा है मतलब फोर्स है, दोनों एक दूसरे पर बैठ गया है। आप चाहते तो उसमें क्या कहे कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन लेके भी देख सकते थे। Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन इधर थीटा लेके देखो, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इस सब से उसने पता लगा, कह दिया कि भाई ठीक है, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट में अब जो है सो Q1 Q2 दोनों को फिक्स रखा है। Q1 फिक्स्ड हो गया,
और Q2 को भी फिक्स कर दिया। R को वेरी करना है, डिस्टेंस वेरी करना है। तो R इधर है और इधर क्या है, थीटा है या एफ है जो है। उसने पाया कि ये जो है सो कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, आप प्लॉट किया 1/r² से, इधर 1/r² लिया, बहुत सारा अपना ट्राई किया होगा, मैं तो गेस कर रहा हूँ ना। और उसके बाद में पाया कि ये जो है सो कुछ ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा है। डेटा इधर है, डेटा मैं दिखा रहा हूँ, डॉट से मेरे डेटा दिखा रहा हूँ, उतना कौन गोल गोल करता है। ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। यहाँ से देख के आप क्या कहोगे कि एफ जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के, ऐसा उससे मिला होगा। यदि आज मुझे बोला जाए एक्सपेरिमेंट करने तो ऐसा ही मैं करूँगा। हाँ, तो यहाँ पर आपको मिला एफ जो है सो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और एफ जो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये दोनों को कंबाइन कीजिए, 1 और 2 को कंबाइन कीजिए, तो आपको एफ कितना कैसे मिल जाएगा, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और इसको इक्वल टू लिखें तो कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, Q1 Q2/r²। यही है कूलम्स लॉ। आजकल हम लोग क्या करते हैं, इस के को लिखते हैं 1/4πε0, और एक्सपेरिमेंट करके ही कूलम ने देखा कि ये के का वैल्यू कितना आ रहा था। उसने देखा या ना देखा वो अलग बातें हैं, अभी हम लोग इतना रखते हैं। और दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है कि के जो है आता है 9 × 10⁻⁹। ये मैग्नीट्यूड है इसका, और यूनिट अपना कुछ होगा। यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से देख के लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और के को बाद में हम लोगों ने एसआई यूनिट में 1/4πε0 लिखा, और यहाँ से आप एप्सिलॉन का वैल्यू निकाल सकते हो, जो आता है 8.85 × 10⁻⁻12, जो भी यूनिट हो उसका। अभी हम पूरा यूनिट आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो वर्ड यूज करेंगे वो आपको नहीं बताए हैं अभी तक, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, सिंपली बोल दे रहे हैं एसआई यूनिट यूज कर लीजिए। तो इस तरह से ये है, यही है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ है कि यह जो है सो दो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है कूलम्स लॉ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कूलम ने जो है जो चार्ज लिया था वो क्यों लिया था, उसे पता नहीं कितना बड़ा चार्ज है, छोटा है बड़ा है, कितना यूनिट है, उसे कुछ पता ही नहीं है, स्टार्टिंग है ना। अब तो क्यों ना हम इसी के फार्मूला को में, कूलम के जो लॉ है इसी को यूज करके हम क्वांटिफाई कर दें कि कूलम कितना बड़ा होता है, एक कूलम जो है किसको कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि एक कूलम चार्ज कितना होता है, हम वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक कूलम चार्ज बराबर कितना चार्ज, वही बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये दो हमने यहाँ पर इक्वल चार्ज लिया, ठीक है, इक्वल चार्ज लिया, ये क्यू है ये क्यू है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 1 मीटर रख देते हैं। तो कूलम के लॉ से जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ये है 9 × 10⁻⁹, ये कांस्टेंट का वैल्यू है। ये चार्जेस हैं, मान लीजिए हम 1 यूनिट चार्ज रखते हैं, दोनों इक्वल है, और उसी को हम उस इक्वल चार्ज को हम 1 यूनिट कह रहे हैं, ठीक है। मैंने इतना बड़ा चार्ज रखे हैं, जो भी चार्ज रखे हैं उसको 1 कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। तो 1 × 1 और डिस्टेंस 1² है, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, 9 × 10⁹ फोर्स लग रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज कितना है। एक यूनिट चार्ज वो चार्ज है जो दो पार्टिकल को हम दे दें, तो ये जो पार्टिकल है उसको दे दें, और उसके बीच का डिस्टेंस हम 1 मीटर रखें, तो हमें एक फोर्स मिलेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। यदि इतना बड़ा फोर्स मिलता है तो वो जो चार्ज था हमारा, उसको हम 1 यूनिट चार्ज कहेंगे। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इज द चार्ज इफ two bodies having the same charge 1 unit are kept at a distance of 1 meter, they will experience a force of 9 × 10⁹ Newton. If that happens, then the amount of charge on each sphere is 1 coulomb. तो यहां से हमने निकाल दिया कि एक कूलम फोर्स कितना होता है, एक कूलम चार्ज कितना होता है। ये फोर्स आप देख रहे हो,
आपका वेट का फोर्स कितना है? आप 60 केजी हो तो 600 न्यूटन है आपका, राइट। हाथी जो है वो मान लीजिए 1 टन है, 1 टन मतलब 1000 केजी है, 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाथी का वेट जो है सो 10 पावर 4 न्यूटन है। और ये 9 टाइम्स 10 पावर 9 न्यूटन। दो एक कूलम का चार्ज रख दीजिए 1 मीटर डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस कम नहीं होता है। यूजुअल लोगों का हाइट जो है सो 1.67 मीटर होता है। और उतना डिस्टेंस पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना ज़्यादा है कि हाथी के वेट से भी ज़्यादा है। यदि हाथी को 1 कूलम चार्ज दे दें, हाँ, तो कितना डिस्टेंस पे रखेंगे कि वो उसको बैलेंस कर ले एक दूसरे को, ये भी चला जाएगा कई किलोमीटर शायद। तो ये बहुत ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 1 कूलम का जो चार्ज है वो रियली रियली ह्यूज है। ह्यूज ह्यूज बड़ा है, ह्यूज है एकदम, बहुत बड़ा है। तो हम कभी भी जो चार्ज की बात करते हैं वो कूलाम में नहीं करेंगे, डायरेक्ट में कूलाम में नहीं करेंगे, हम उसको किस में करेंगे? मिली कूलाम में करेंगे। मिली कूलाम करने का मतलब है 1 कूलम का 1000 पार्ट, इसमें करेंगे। 1 माइक्रो कूलम में बात करेंगे, 10 की पावर -6 कूलम। ये सारे जो है मिली कूलम और माइक्रो कूलम, ये सभी ठीक ठाक है। तो यही सब में हमारा सब कुछ आएगा, जब भी हम चार्ज वगैरह आएगा इसी सभी ऑर्डर में आएगा, कूलम में नहीं आएगा, क्योंकि कूलम ह्यूज चार्ज है। उतना जनरेट करने में आपको उसी तरह हिसाब से एनर्जी लगेगा। एनीवे, तो ये था कूलम्स का लॉ। तो कूलम्स का लॉ तो बता दिया, लेकिन क्या है कि कूलम जो है सो देता है जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स देता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो अब याद रखिए कि कैसे फोर्सेस जो है सो लग रहे हैं एक दूसरे पर। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको 1 इसको 2 कहते हैं, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। यदि दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, एट्रैक्टिव लगेगा। तो ये बातें जो है, जो एट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, उस इक्वेशन में नहीं है। इस इक्वेशन में उसका जस्ट मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैथमेटिक्स के पास इतना पावर है कि वो इस इंफॉर्मेशन को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, अपने आप में सम्मिलित कर सकता है, समाहित कर सकता है। तो हम वही लिखने जा रहे हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, जहां पर इस इंफॉर्मेशन को भी हम उसी में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड इतना है, वो रहने दीजिए। Q1 Q2 ये भी रहने दीजिए। दो ठो पार्टिकल जो है, अब उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 पार्टिकल 1। ये फोर्स किस पर लग रहा है? पार्टिकल 1 पर लग रहा है या 2 पर लग रहा है? मान लीजिए हम फोर्स 1 पर लग रहा है ड्यू टू 2। ये हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पहले 1 आया है तो 1 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2। ठीक है, किधर लग रहा है? ये देखिए 1 है, ये 2 है। अभी हम मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इधर लग रहा है, राइट। तो वो नहीं, उल्टा कर दिया ना। 1 पर फोर्स लग रहा है इधर, ये है F1 ड्यू टू 2। डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट है। अब लेफ्ट राइट क्या कहेंगे, हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो देखिए जो पार्टिकल है उसका कहीं ना कहीं तो पोजीशन वेक्टर होगा। ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये कुछ। ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं तो होगा स्पेस में। 1 को पोजीशन वेक्टर R1 कहते हैं और 2 का पोजीशन वेक्टर R2 कहते हैं। डायरेक्शन किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन को हम, ये जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ना कि R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। 2 से चलना शुरू किया, 1 पर पहुंच गया, R12। यहाँ पर देखिए हम R12 कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। R12 का मतलब है R1 माइनस R2। R12 का मतलब है R1 माइनस R2, बादुला को माइनस कर रहे हैं। ये हेड है, ये टेल है। तो 2 से चलना शुरू किया, 1 की ओर पहुंच गया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर ले। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी वेक्टर को यदि यूनिट वेक्टर में हमें कन्वर्ट करना है, जिसको हम हैट लगा के डिनोट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो वेक्टर लेते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड है सिंपली R12 लिखते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब एरो मार्क हटा दिए,
उसे डिवाइड कर देते हैं। अब इसका यूनिट मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, और डायरेक्शन तो वही है जो पहले था, तो इससे हम यहाँ पर डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में कितना है R12, मैग्नीट्यूड केवल दिखा रहे हैं, इसका स्क्वायर होता है, और डायरेक्शन ऐड करना है, तो R12 ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2। ये 1 2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी 1 2 को 2 1 लिखिए चलेगा, लेकिन यहाँ 1 2 को 2 1 कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, R12 इक्वल टू माइनस R21 होगा ना, क्योंकि R12 का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट, R21 का डायरेक्शन किधर है, राइट। तो यहाँ वेक्टर में उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये तो स्केलर है, इसको आप 1 2 2 1 जो भी कहना कह सकते हो। सेम चीज यदि आप यहाँ पर बात करें, अब फोर्स 2 पर जो लग रहा है, पार्टिकल 2 पर जो फोर्स लग रहा है 1 के वजह से, वो एग्जैक्टली सेम, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली देखेंगे पैटर्न, यहाँ पर R21 लिखेंगे, यहाँ 1 2 है, 1 2 1 2 है, तो ये लिख दिए R21। और अभी अभी आपको मैंने बताया कि R12 जो है वो होता है माइनस R21, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसका यूनिट वेक्टर भी तो ऐसा ही होगा। तो हम जो F21 देख रहे हैं, F21 जो कुछ यहाँ नजर आ रहा है मुझे, वही यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ R12 है, राइट। तो R21 को यदि R12 से हम रिप्लेस करना चाहें, R21 को R12 से रिप्लेस करना चाहें तो माइनस साइन देना पड़ेगा। तो देखिए सब कुछ सिंपली ज्यों का त्यों है, Q1 Q2 बाय, हम ये वाले ले रहे हैं R21, इसको R21 लिखिए, R12 लिखिए, कोई कुछ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और R21 को हम लिख सकते हैं माइनस R12 यहाँ से, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइन है। और यही चीज तो हमें F12 में भी है, ये सारा का सारा चीज F12 में है, और माइनस हाँ अलग कर लिए तो बच गया F12। तो F21 कितना है, F12 के बराबर, यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना। एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन लगाया, ऑपोजिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन मिला। और यदि हम अब कंसीडर करें कि ये जो दोनों पार्टिकल है इसको एक सिस्टम कंसीडर कर लें, ये टोटल को जो है एक सिस्टम यदि हम कंसीडर कर लें, तो इस सिस्टम पर फोर्स नेट कितना लगा, नेट फोर्स लगा 1 पर जो फोर्स लगा 1 डी टू 2, प्लस 2 पर जो फोर्स लगा ड्यू टू 1, यहाँ से देखिए दोनों को ऐड कीजिए 0, एफ नेट 0 है। सो क्योंकि अब एक्सटर्नल ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस जो है सो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ठीक है, वो इंटरनल फोर्सेस हैं, क्योंकि इंटरनल है ही, ये दोनों को सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो वो दोनों का सम 0 होना ही है। तो ये है कूलम्स लॉ, और उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आप वेक्टर फॉर्म में से ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पर एक और बात बता दें, बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, केवल ये बता दे रहे हैं कि कोई कोई किताब में आपको ये जो फोर्स है ना, F21 या F12 जो भी कहना हो, वो कभी कभी यूनिट वेक्टर में ना लिखकर यहाँ कंप्लीट वेक्टर दे देता है, जैसे कि R21 ना लिखकर, हैट ना लिखकर कंप्लीट वेक्टर दे दिया, तब यहाँ पर जो है हमें भी इसको R21 का पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर यदि हम R21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे पावर 3 हो गया, और ऊपर में ये जस्ट यूनिट वेक्टर है, इसका वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन केवल है, मैग्नीट्यूड 1 है, उसको R21 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R21, और डायरेक्शन तो है उसी तरफ जिधर R21 का डायरेक्शन है, तो वो बन जाएगा R21 वेक्टर। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कहीं कहीं, मैं प्रेफर करता हूँ इस मेथड को, ये पूरा आपका एक्सप्रेशन है और ये जस्ट डायरेक्शन दे रहा है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है सो आगे की बातों को डिस्कस करेंगे।
आपको यदि कोई किसी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे या फिर लाइव आकर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।